नमस्कार। बिहार में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। दल बदल और राजनीतिक दलों में तोड़म फोड़ अपने चरम पर है। नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए में है लेकिन नहीं है। वह नीतीश कुमार के साथ भी नहीं है। एनडीए उनके दल लोजपा को अपना घटक तो मानता है, लेकिन चुनावी अभियान में मोदी के फोटो और नाम का इस्तेमाल करने से रोक भी रहा है। मायावती और ओवैसी भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ पता नहीं कौन सी चुनावी जमीन घूम रहे हैं। पप्पू यादव का प्रलोभ वाला प्रयोग भी न जाने कौन सा गुल खिलाने वाला है। जब चुनावी तारीखों की घोषणा हुई थी, तब मुख्य मुकाबला एनडीए और यूपीए के बीच प्रतीत हो रहा था। वहीं अब यह मुकाबला लगभग चतुष्कोणीय लग रहा है। कुछ और गठबंधन भी बन सकते हैं, लगातार बन भी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मतदाता आखिर किस राह जाएंगे। बिहार के इस चुनावी माहौल पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन झा। प्रियरंजन, आपका मीडिया भारती .net में स्वागत है। और धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बिहार में जो सरगर्मियां चल रही हैं उस पे बातचीत आज हम करेंगे। बिल्कुल। अभी तक जितना चुनाव अभियान चला है, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मोटा मोटी ये चुनाव जो ये बिहार का जो चुनाव है, ये कह सकते हैं कि वॉक ओवर जैसा है नीतीश कुमार, क्योंकि विपक्ष अभी है नहीं, है ना। और जिसको विपक्ष होना चाहिए था वो वहाँ ऑलरेडी बीजेपी पक्ष में है, और ऐसी कोई और ताकत है नहीं जो नीतीश के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। लालू जेल में है, और विपक्ष के नाम पर जो उनको चुनौती दे सकते थे वो एकमात्र वही थे, और कोई है नहीं वहाँ। जनता राजद के अलावा कांग्रेस की कोई औकात है नहीं वहाँ। कम्युनिस्टों का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अब तो वहाँ। तो बिहार में तो एक तरह से देखे तो कम्युनिस्टों का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बचा। तो मिला जुला करके एक राजद ही था जिससे कि कोई उनको मिल सकती थी चुनौती, लेकिन लालू के जेल में होने की वजह से और तेजस्वी और तेज प्रताप की नाकामियों की वजह से, और बचपना कह लिए या जो भी कह लिए, जो उनकी राजनीति का स्तर है उसकी वजह से नीतीश के खिलाफ फिलहाल कुछ है नहीं। और उस पर से बीजेपी का उनको सपोर्ट है, तो ऑब्वियस चीज है ये बड़ा ही आराम से, मतलब जो है ना, पास कर लेने लायक परीक्षा है नीतीश के लिए, जिसके लिए उनको शायद ही कभी चिंता हुई होगी कि उनका क्या होगा। तो ये एक तरफा ही मान के चलिए। हाँ, कुछ जगहों पे उनको चुनौती मिल सकती है। जहाँ चुनौती मिलेगी उनके लिए उन्होंने राजनीति सेट कर ली है अपने तरीके से, और जहाँ वो खुद अक्षम है वहाँ पे बीजेपी ने ऐसी सेटिंग कर ली है कि वो वहाँ निकाल ले जाएगी। तो मिला जुला करके नीतीश के लिए ये ऑलमोस्ट एक तरफा। अच्छा, अगर एज ए ऑब्जर्वर देखें तो ये एनडीए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये जो इन्होंने नई तरीके के एक जो राजनीति का एक मॉडल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या सोच के इन्होंने ये सही हो। सब? हाँ। ये एक विचित्र तरह का प्रयोग है कह लीजिए राजनीति, हम्म। कि एक ही पार्टी के एक ही गठबंधन के 3 लोग हैं और वो 3-3 ध्रुव पे जा बैठे हैं, और वो एक से दूसरे की दोस्ती है और एक से तीसरे की दुश्मनी है। अब जो बाकी 2 बचा है वो एक दोस्त जो कि कॉमन फ्रेंड है उसके सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश है। नीतीश की नो डाउट अपनी पकड़ है, अपनी जमीन है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश अपने बूते अभी इस कुछ भी करना लेने लायक स्थिति में नहीं। तो बीजेपी का साथ होना उनके लिए बहुत जरूरी था, तो वो है, वो छोड़ा नहीं जा सकता। एलजेपी को नीतीश छोड़ सकते थे, क्योंकि एलजेपी और नीतीश का जो वोट बैंक है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब जो पासवान और थोड़े बहुत जो पिछड़ी जातियां थी जो उनको वोट देती थी एससी में, और थोड़ी पिछड़ी जाति में जो एलजेपी के पक्ष में वोट गिराती रही है, वो आप कह लीजिए कि नेचुरल तौर पर नीतीश का समर्थक है, वो वर्ग जो पासवान का समर्थक है। तो नीतीश बिना पासवान के आगे बढ़ सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन चिराग के साथ मजबूरी ये है कि
नीतीश को तो ठेंगा दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी राजनीति बचाने के लिए वो बीजेपी को नहीं छोड़ते। क्योंकि जब जो बीजेपी बिहार का जब आप सिनेरियो देखेंगे तो वहां पर एक तीन जो लेयर है, सवर्ण का, पिछड़े वर्गों का और SC/ST का। तो इन तीनों वर्ग में होता यह है कि अगर दो वर्ग एक साथ आ गया तो तीसरा अपने आप खत्म हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं बचती। तो ये नीतीश कुमार के साथ भी है और ये चिराग पासवान के साथ भी है। बीजेपी का वोट बैंक जो सवर्ण है, जो बनिया है, जो इनका परंपरागत वोटर रहा है, वो इंटैक्ट है। उसमें कास्ट बेसिस पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे राजपूत में किसी और के लिए भी वोट डाल सकते हैं, जो भूमियार है वो भी थोड़े बहुत इधर उधर जाएंगे, लेकिन जो बनिया और ब्राह्मण है, ये वाला वोट जो है वो सॉलिड बीजेपी के खाते में। और जब बीजेपी के खाते में ये सॉलिड वाला वोट आएगा तो उसके बाद जो उनको पुश करने के लिए चाहिए, उस पुश करने वाली स्थिति के लिए जो है वो ऑलरेडी उनको पासवान की को इनकी जरूरत थी और इनको पासवान की जरूरत थी, नीतीश को बीजेपी की जरूरत थी, बीजेपी को नीतीश की जरूरत थी। और जब ये दो कॉम्बिनेशन एक जगह होगा ना तो फिर इन तीनों पार्टी के लिए या पार करना जो है आसान हो जाएगा। अब एक दिक्कत जो है जदयू के साथ वो है चिराग पासवान को लेकर के। अभी रामविलास जी गुजर गए हैं, तो एक जो सहानुभूति वाला थोड़ा सा फैक्टर है वो अब चिराग के साथ ज्यादा होगा, जो बिहार में ज्यादा चलता है। सहानुभूति वोटिंग बिहार में बहुत जबरदस्त होती है। अगर वो वाला फैक्टर काम कर गया इनका तो नीतीश के लिए मुश्किल हो सकती है, जहां पर कि जदयू के उम्मीदवार है वहां पर लोजपा बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन इस सब से फायदा तो बीजेपी को तो पूरा ही फायदा होना चाहिए, इसको नुकसान हो चाहे इसको फायदा। बिल्कुल नुकसान किसी की को भी हो, बीजेपी को फायदा होने वाला है और इस कॉम्बिनेशन से बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। बाकी दोनों तो अपने भरोसे जितना निकाल सकती है वो निकाल सकती है। हाँ, बीजेपी की जो ईमानदारी वाली बात होगी वो ये होगी कि बीजेपी अगर वोट लेती है तो बीजेपी वोट ट्रांसफर भी करवाती है। तो इसीलिए बस इसका सहारा जो है वो लोजपा को भी मिलेगा और नीतीश को भी मिलेगा। तो मिला जुला करके ये जो एक विचित्र सा गठबंधन का खेल हुआ है, इस खेल में बीजेपी सुपर विनर है और लोजपा और जेडीयू की असली लड़ाई। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है अंत तक। अच्छा, ये पप्पू यादव का जो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन का जो उन्होंने अपना बनाया है, उसकी कोई उपस्थिति वहाँ है, वो कोई फैक्टर है चुनाव में? एक्चुअली जब आप पप्पू यादव की राजनीति को देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि शायद नहीं है, क्योंकि वो एकला चलो की तर्ज पर चलते हैं। पप्पू की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर आप राजनीति एकला चलो का खेल है नहीं, इस बार तो गठबंधन बना रहे हैं नहीं बट उस गठबंधन जो है वो आधारहीन है ना, उसका कोई मतलब नहीं बना। पप्पू यादव अपने पार्टी के सुप्रीमो भी है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, अपने पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाले लड़के भी हैं। पप्पू यादव अपने पार्टी के जो चेहरा होता है, मुखौटा होता है, वो भी है। पप्पू यादव सब कुछ। अब यही उनकी पार्टी के साथ दिक्कत है। पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, पार्टी को पैसे की जरूरत होती है, पार्टी को उन लोगों की जरूरत होती है जो वोटर को ला करके और वोटिंग के लाइन में खड़ा कर दे कि भैया वोट गिराओ। तो पप्पू यादव के साथ ऐसे लोगों का घोर अकाल है। ठीक है, वो अपने तरह की राजनीति करते हैं और लगभग हर मोर्चे पे मौजूद रहते हैं, लेकिन उनको वोट में बदल पाना तब भी संभव होता है जब आपके पास मशीनरी होगी। पप्पू यादव के पास कार्यकर्ताओं का झुंड नहीं है, बहुत लिमिटेड कार्यकर्ता हैं। सहानुभूति रखने वाले पप्पू यादव के साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन वो तंत्र उनके पास तंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, संगठन नहीं है। हाँ, संगठन नहीं। अच्छा, ऐसे ही तो ऐसे ही अगर इसी से कंपैरिजन करें तो मायावती का, असादुद्दीन ओवैसी का और एक वो उपेंद्र कुशवाहा लोकल नेता है वहाँ के,
इनका मिला जुला गठबंधन क्या रोल? अब ये जो 3 नाम आपने लिया ना, इस 3 नाम में आप सबसे पहले मायावती को उससे बाहर कर दीजिए, अच्छा। क्योंकि मायावती का, बसपा का वहाँ कोई अस्तित्व है नहीं, वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं। वहाँ पे जो एससी की राजनीति है ना, वो टुकड़े-टुकड़े में कटी हुई है। मतलब आप ढूँढने चलेंगे तो आपको पचासों टुकड़े मिलेंगे एससी की राजनीति के वहाँ। उनका तथाकथित काडर वोट मानेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पर एससी में जो आने वाली जातियाँ हैं, उनके इतने नेता हैं और इतने टुकड़ों में वो विभक्त है ना, कि मायावती उसमें से किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। वैसे भी बिहार बसपा का कभी गढ़ नहीं रहा, या गढ़ छोड़िए, मतलब उपस्थिति लायक भी वहाँ पे उनका वोट नहीं रहा, इसलिए मायावती की कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। जो छोटा-मोटा होगा वो बहुत हो गया, कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। असदुद्दीन ओवैसी बहुत पहले वहाँ जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं थे। जब वो निराश हो गए, वो किसी और जो सेक्युलर पार्टी है उसमें वो नहीं मिल सकते, उनके साथ नहीं चल सकते और उनको अकेला ही चलना है, तब वो गए बिहार। लेकिन बिहार में उनके साथ दिक्कत ये है कि उन्होंने बेस बनाया जो कथित तौर पर बांग्लादेशियों का गढ़ वाला इलाका है, किशनगंज, जिसे वहाँ पर ना सीमांचल बोलते हैं। बिहार में इस इलाके को सीमांचल बोला जाता है, जो कटिहार और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ इलाका है, किशनगंज है, कटिहार और वो। तो असदुद्दीन ओवैसी वास्तव में एक उसी पर्टिकुलर एरिया को जो है वो टारगेट करके वहां पहुंचे थे। और जबकि कोई खुल के धर्म नहीं करता बिहार में, वैसे में असदुद्दीन ओवैसी का जाना उनके लिए बड़ा फायदे का सौदा रहा था। और उनको काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला वहां पर, जो बहुत ही कट्टर मतलब मुस्लिम थे। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को हाथों हाथ लिया था। लेकिन बिहार का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उस सोशल स्ट्रक्चर में कट्टरपन का कोई स्थान है नहीं। मतलब वहाँ पर मुसलमान भी हैं तो वो काका चाचा ताऊ ही होते हैं हिंदुओं के, या हिंदुओं के मुसलमान जो हैं, मुसलमान हिंदू जो हैं वो काका चाचा ताऊ ताई ही होते हैं। वो डिवाइड नहीं है उनकी, कट्टरता नहीं है। अभी भी बिहार में मुसलमान में आपको कट्टरता नहीं मिलेगी। तो वो मतलब बिल्कुल हिंदू, हाँ, तो मतलब ये गठबंधन हिंदू भी, समाज को गुत्थम गुत्थम, हाँ, तो ये गठबंधन भी उतना कारगर नहीं होगा जितना ये भी कारगर है। हाँ, ये भी वैसा है, ये सुपरफिशियल है। अब वो 2-4 सीट पे वो अपना खड़ा करेंगे और वो जो वोट काट सकते हैं उसका अंततः नुकसान राजद को ही होना है। वो वोट कटवा कहने पे वो चिढ़ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन हकीकत यही है कि वो वोट कटवा है। अच्छा, तो उनका नुकसान वही होगा। इधर शिवसेना भी कह रही है कि 50 सीटों पे खड़े होंगे। शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में, शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं। सारे जमानत अब बच्चे जब्त होने। कुशवाहा, जो आप 3 नाम आपने बताया तो उसमें एक कुशवाहा बच गए। हाँ। अब कुशवाहा की क्या स्थिति है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। और ना पूछने के बाद वो जिस जगह फंसे हैं वहां से उनको पता है। एक्चुअली कुशवाहा का, उनकी एकमात्र ताकत थी नीतीश का विरोध, उनका ताकत। मतलब कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी, ये 2 समुदाय वो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। तो नीतीश चूंकि कुर्मी से बिलोंग करते हैं, तो कुशवाहा ने ये सोचा था कि कोयरी जो कम्युनिटी है उनको कुर्मी के खिलाफ भड़काया जाए और वो अपना एक अलग से वोट बैंक तैयार करा जाए जातिगत आधार पर, जिससे कि फायदा हो। तो कुशवाहा, लेकिन दिक्कत ये रही कि कुशवाहा वोटरों ने पिछले 2-3 चुनाव में एकदम क्लियर कट वो कर दिया है कि वो किसी कुशवाहा नेता के पीछे चलने वालों में से नहीं है। वो वोट कट कट के बट रहा है, वो बीजेपी को जा रहा है, वो जेडीयू को जा रहा है, इवन वो राजद को गया है। तो जब आपका वोटर आपके साथ नहीं है तो फिर आपकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं। तंत्र में तो उसी की औकात है ना जिसके पीछे वोटर है। तो कुशवाहा को एज ए वोटर कोई औकात नहीं है एज ए नेता। तो मतलब ये रहा कि एनडीए और यूपीए ही बचते हैं, बाकी दोनों गठबंधनों की स्थिति वोट कटवा जैसी ही है। बिल्कुल वोट कटवा जैसी है। हाँ। और हाँ, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है ना। आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि एक चीज और भी देखिए वहाँ क्या है,
कि जो जीत रहा होगा, होता ये है कि अगर आप वोट काट भी रहे हैं, वोट डाल भी रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में होता ये है कि कौन जीत रहा है और किसे हरा रहा है। वोटिंग उसी की तरफ होती है अंततः। और यही परिणाम, यही वजह रही है कि ना तो कुशवाहा को पूछा गया, ना साहनी को पूछा गया, ना किसी और तीसरे नेताओं को बिहार में पूछा गया, और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है टाटा बाबा बोल करके निकाल दिया चाहिए। तो ये हकीकत है। अच्छा तो अब मान लीजिए इन दो गठबंधनों को भी अलग कर दिया जाए। अब ये लड़ाई हुई एनडीए और यूपीए की, तो यूपीए में तेजस्वी यादव और वो लालू के दोनों तीनों बेटे, इसके बाद कांग्रेस, है ना। तो अब ये कितना दम लगा पाएंगे, कितना चुनौती दे पाएंगे एनडीए को? अब यहाँ देखिए, हम पहले कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस की स्थिति वहां ये है कि वहां पे कोई उनका झंडा लेकर के निकलने वाला है नहीं। कांग्रेस अभी पिछले 10 सालों में बोरो जो होता है ना, जब आप खेलने जाते हैं तो इधर उधर से टीम जुटा लेते हैं कि चलो तुम भी खेल ले, तुम भी खेल ले, तुम भी खेल ले। कांग्रेस बोरो खिला रही है अभी तक उसकी स्थिति यही है। कायदे से होना ये चाहिए था कि रंजिता रंजन जैसे कांग्रेस और जैसे पप्पू यादव पिछले चुनाव में कांग्रेस को लेकर के थोड़े पॉजिटिव से हुए थे, इन लोगों को कांग्रेस के साथ मिल करके और राजद का साथ छोड़ करके लड़ना चाहिए था, तो शायद इनको कुछ फायदा मिल जाता। लेकिन राजद के साथ अगर आप लड़ेंगे तो आप कितना भी अच्छे हैं, आपको राजद का जो भूत है उसका सामना करना पड़ेगा। वो हंट करता है उन्हें हर वक्त, वो हंट करता है। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि एक तो पहले से उसके पास कोई संरचना नहीं है, बिहार में कांग्रेस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बचा है। वहाँ का ना तो कौन अध्यक्ष है ये किसी को पता चलता है, ना ये पता चलता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है। जो पुरानी कांग्रेस के थे, हाँ, कोई क्षेत्रीय नेता नजर आता नहीं है उनका, नहीं आता। तो और इन सब वजहों से होता यह है कि जब आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको कौन पूछेगा। अब तो वो पार्टी ही इतनी पुरानी और इतनी बड़ी है कि सब लोग जानते हैं, चलो ठीक है वो चुनाव लड़ ले। नहीं तो कांग्रेस का वास्तव पिछले चुनाव को अगर आप देखेंगे ना, तो पिछले चुनाव पे कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के वोट का फायदा मिला। खुद कांग्रेस ने किसी को वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई थी। खुद कांग्रेस उसने सबसे फायदा लिया, उसने किसी को फायदा नहीं दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी भी इस हालत में जो चुनाव अभी हम देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस पिछलग्गू ही बनी हुई है और फ्रंट पर जो है वो राजद है। और राजद की स्थिति, अब हम राजद की स्थिति पे आते हैं। राजद की स्थिति ये है कि राजद, लालू जेल में है, जो सबसे बड़ा सेटबैक राजद के लिए है। कोई उनके पास स्टार प्रचारक नहीं है। जो पिछला एपिसोड हुआ था रघुवंश प्रसाद सिंह का, उसकी वजह से थोड़ी जो फजीहत थी उनकी वो हुई। और जो राजपूत वोट बैंक है, जिसके लिए कि अभी बिहार में जबरदस्त फाइट चल रही है कि राजपूत वोट बैंक किसकी तरफ खिसकेगा, वो उसके पास से आधा अधूरा खिसक चुका उनके पास से, राजद के पास से। राजद के पास जो उनका पुराना माई समीकरण है, मुस्लिम और यादव का जो माई समीकरण उनका है, वो है, अभी भी है, लेकिन उसमें भी दरार पड़ चुकी है। खुद यादव वोटर अब लालू को 100% वोट नहीं करते। इसका परिणाम मधेपुरा जो उनका गढ़ हुआ करता था कभी यादवों का, वहां पे उनकी पार्टी का हार से आप देख सकते हो। तो खुद यादव जब आपको वोट नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमानों से तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मुसलमानों के पास नीति, चाहे कितना भी नीतीश बीजेपी के साथ गए हों, लेकिन आप याद रखिए कि मुसलमानों को लेकर के नीतीश ने बीच बीच में पैतरे चले हैं। जैसे एनआरसी वाले मुद्दा पर बीजेपी की उपस्थिति में उन्होंने विधानसभा में जो है वो प्रस्ताव पारित कर लिया था कि ये जो एनआरसी और ये सब चीजें हैं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, और अगर बिहार में आता है तो फिर हम इसको अपने तरीके से देखेंगे। तो कुल मिला के बात मुसलमानों का जो समर्थन है ना, वो आपको मतलब बटा हुआ है, तो वो राजद में भी हो। कुल मिला के ये लगता है कि मुकाबला एनडीए में ही है आपस में। बस मुकाबला एनडीए में है।
एनडीए में भी 3 ऐसे घटक हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और नहीं लड़ रहे हैं, है ना? नहीं लड़ रहे अब हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। बीजेपी ने कह दिया कि चिराग पासवान मोदी की फोटो नहीं लगाएंगे, है ना? हम्म, चिराग पासवान कह रहे हैं कि जहां जनता दल यू का कैंडिडेट है उसी के खिलाफ कैंडिडेट उठाएंगे, है ना? उठाएंगे। हाँ हाँ। और ये अब इसका जो है ना, हाँ, हम्म तो बताइए। ये मतलब आपस की ही एक फुटबॉल सर फुटबॉल है, आपस में ही सर फुटबॉल आप क्या सर? आपस में ही तीनों लड़ेंगे। इसमें इनके अब एनडीए की ही केवल बात करें, केवल एनडीए, अब तीनों को हम हम्म अलग कर रहे थे। एनडीए की अलग बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई ऐसी सियासत रच रही है जिसमें हम्म नीतीश कुमार को किनारे कर लिया जाए और चिराग पासवान एक शक्ति बन के उभर के आए, है ना? चिराग पासवान शक्ति बनेगी तो युवा नेता हैं, उनका एक वोट बैंक है ही है, रामविलास पासवान की उनकी एक विरासत है। उसका फायदा उठा के नीतीश कुमार को कहीं किनारे कर दिया जाए और पिछली बार के विधानसभा चुनाव का एक एक बदला ले लिया जाए कि वो लालू प्रसाद एनडीए को छोड़ के लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, या कैबिनेट में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है मोदी की उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई उनका मंत्री भी नहीं है, तो चूना क्यों ना अब की बार एक छुटकारा पा लिया जाए। तो ऐसा कहीं कुछ लगता है, कहीं जो जो पार्श्व संवाद होता है लोगों के साथ, कहीं वो आधिकारिक नहीं है ये एक पार्श्व जैसे कहते हैं ना। ये आपको बीजेपी का कोई नेता ये नहीं बताएगा, और वो कहेगा कि हम ऐसा सपनों में भी नहीं सोच सकते, और हाँ वाकई वो अभी सोच भी नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, वो 10 तारीख को सोच सकते जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट है। रिजल्ट आएगा क्योंकि तो वो जो 20-25 सीट को लेकर के जो पंगे हैं ना, हाँ, वो किसी भी पार्टी से कुछ भी करवा सकती है। वो उसमें नीतीश से भी कुछ भी करवा सकती है, वो बीजेपी से भी कुछ करवा तो सकती है। चुनाव के बाद की क्या लेकिन स्थिति दिख रही है? हाँ, बट मोटा मोटी अभी ये आप मान के चलिए हम्म कि जो बीजेपी का अपना रेपो है वो उसको हम्म खराब नहीं करेगी। नीतीश की बैकस्टेबिंग शायद ना हो। हम्म नीतीश को भी ये पता है कि हमारे उछलने लायक कुछ अब बचा नहीं है हम्म राजनीति में, हम्म तो वो भी शायद इतना बड़ा स्टेप ना ले, इतना हार्श स्टेप ना ले। हम्म हाँ, अगर छोड़ने की बात होगी एक दूसरे को तो ये हम्म पॉसिबल है तब जब कि सत्ता में ये हो कि ना अब तो मुझे ही रहना चाहिए। हम्म उस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। हम्म लेकिन अभी जो नेचुरल अभी जो जैसा जा रहा है उसमें आप हम्म नहीं सोच सकते कि एक दूसरे को ये दोनों बैक स्टेपिंग करेंगे। हम्म जहां तक चिराग की बात है तो बीजेपी नहीं दौड़ लगा सकती चिराग पे, हम्म तो चिराग को परखना अभी बाकी है। हम्म ना अब अब इस अभी चुनाव अगर जहां तक नहीं, रामविलास रहते, जहां तक ये अगर चुनाव, रामविलास रहते। देखिए ये हम्म, चुनाव जो है रामविलास पासवान की मृत्यु अभी हुई है ना? तो हाँ ये चुनाव तो रामविलास पासवान के नाम पे ही लड़ा जाना है। चिराग का तो इसमें बिल्कुल सही बात, मुझे नहीं लगता चिराग का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें दिखेगा, और बल्कि बिल्कुल उनकी सही बात। उनकी मृत्यु से जो आप पहले कह रहे थे कि सहानुभूति एक मिल सकती है, सहानुभूति होगी, बिल्कुल वो होगी ही मिलेगी, सहानुभूति तो मिलेगी। उनका वोट तो चाहे 1% बढ़े 2% बढ़े कुछ ना कुछ बढ़ना ही है। तो उस हिसाब से अगर मान लो हाँ बिल्कुल। बढ़ेगा भी और वो सीट में कन्वर्ट भी हो गया तो 2-4 सीटों का हम्म, उन्हें फायदा हो सकता है, जो उनके तो गढ़ फिर के भी अगर आप देखेंगे ना पूरा जो सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे हाँ जो अभी है, जो हम्म, सिनेरियो अभी है, वैसी स्थिति में अभी कहना मुश्किल है कि चिराग के साथ एक्चुअल में क्या होगा। हम्म, क्योंकि उनके लिए अभी जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो सहानुभूति वोट वाली, हम्म, वरना शायद चिराग संघर्ष कर रहे होते अभी जो ऐसी स्थिति हो। हम्म, अब ये जो होगा, अगर आप चिराग का वोट बैंक देखें, हम्म, चिराग के जीते हुए इलाके देखें, हम्म, है ना, हम्म, और बीजेपी को उनका समर्थन देखें, हम्म, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि लोजपा के लिए सीटें आरएसएस चुन रही है। ये हम्म, सबसे बड़ा एलिगेशन हम्म, है अभी हम्म, हम्म, सरकार। हम्म, और अंदर खाने ऐसी चर्चा है, हम्म, मतलब ये शायद गलत भी शायद नहीं है हम्म, कि चिराग के लिए जो है वो आरएसएस चुन रही है। हम्म, तो अब होगा ये कि बीजेपी, ठीक है, बीजेपी ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया चिराग को। हम्म, अगर बीजेपी ने अपना वोट ट्रांसफर कराया चिराग को, तो हम्म, जदयू उसको लेकर कैसे रिएक्ट करेगी, हाँ, ये भी है ना। हम्म, अभी तो जो जो रिफ्ट आना है वो हम्म, तो तब आना होगा जब एक दूसरे की वोटिंग को ये देखेंगे हम्म, कि ये जो वोटिंग हुई है वो किसके खिलाफ हुई है और किसके हम्म,
सपोर्ट में हुई। अगर ऐसा कहीं भी दिखता है कि बीजेपी ने वोट ट्रांसफर कराया अपना लोजपा को और जेडीयू की हार हुई है, तो बीजेपी और जेडीयू में कलह हो सकता है। हाँ, आप इसको नहीं टाल सकते, है ना। लेकिन क्या बीजेपी, बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ऐसा काम करेगी, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है देखिए कि ये लोजपा अभी भविष्य की चीज है, भविष्य की चीज है। आप ये देखो ना, लोजपा अभी भविष्य की चीज, और भाजपा और जेडीयू तो वर्तमान है ना, तो कोई वर्तमान को ज्यादा बेहतर करना चाहेगा। अगर लोजपा जीतती है अच्छे से तो ठीक है, तब देखा जाएगा। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बैक स्टेपिंग इस तरह की कुछ होने वाली इन दोनों के बीच में, जेडीयू और भाजपा के बीच। देखिए, जैसे अफवाह को मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, अफवाह है। अगर अफवाहों पे ध्यान दिया जाए तो एक तरफ अमित शाह है और एक तरफ नीतीश कुमार है, दोनों मजे हुए प्लेयर्स हैं, और दोनों राजनीतिज्ञों के होते हुए पिछली बार लालू के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, है ना। और उसके बाद जब सरकार बन गई केंद्र में, अपनी मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, उसमें जब मंत्री पद बांटने की बात आई तो उसमें भी नीतीश कुमार ने अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व जो है महसूस करवाया, और उन्होंने कोई मंत्री पद की। अब उस बात को 1 साल या 2 साल ही हुए, 2019 का चुनाव हुआ है, अभी 2020 चल रहा है, 1 साल अभी हुआ है। उसके मद्देनजर इन अफवाहों को बल मिल रहा है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे बढ़ा के जो परिणाम आएंगे उनमें उनको चेंज किया जा सकता है, जैसा राजनीतिक पंडितों को लगता है, उसके हिसाब से वो बदले जा सकते हैं। अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि चिराग तुरुप के है नहीं, है ना। आप जब दौड़ लगाते हैं तो किसी ऐसे पे लगाते हैं जो कि आपको माइलेज देने वाला होता है। चिराग अभी माइलेज देने वाली स्थिति में है नहीं बीजेपी को, है ना। और चूंकि बीजेपी अभी वहां सत्ता सुख भोग रही है, उसको पता है कल को वो आउट हो जाएगी तो वो राजद के साथ खूब बढ़िया सरकार चल सकता है नीतीश का, नीतीश के साथ कोई मजबूरी नहीं है। और दूसरा एक पहलू ये भी है कि चिराग पासवान को भी एहसास होगा कि वो बीजेपी की छत्र छाया में कितना बढ़ सकते हैं। हाँ, बीजेपी की छत्र छाया में कितना बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन दिक्कत है, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि चिराग के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, आप अगर जातिगत राजनीति करते हैं तो जातिगत राजनीति 13% वोट पे नहीं हो सकती, 15% वोट पे नहीं हो सकती, 20% वोट पे नहीं हो सकती ना। 20% वोट पे, 13% पे या 10% पे आप राजनीति नहीं कर सकते, जातिगत राजनीति। जातिगत राजनीति करने और इसीलिए राजनीति करने के लिए, इसीलिए शायद वो ये कहते भी हैं कि बीजेपी का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, एनडीए के साथ हम रहेंगे। वो रहना ही होगा, उनकी मजबूरी है। देखिए होता क्या है ना कि जो चिराग का वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक कहीं पर एक जगह इकट्ठा नहीं है, वो दूध में चीनी के जैसे मिला हुआ है ना। राजद के साथ एक एडवांटेज ये है कि यादव जहां है वो अच्छी संख्या में है, मुस्लिम जहां है वो अच्छी संख्या में है ना। तो ये लोग अपनी जाति पे या जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति है उस पे वो कह सकते हैं कि हाँ ये जी ठीक है, हम करेंगे ऐसा, समझ रहे ना बात को। लेकिन चिराग पासवान की जो जातिगत राजनीति है वो संख्या बल पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो उनकी जो जिस जाति को वो अपना परंपरागत वोट मानते हैं वो मिक्सिंग है। हर विधानसभा में आपको मान लीजिए 2%, 4%, कहीं पर 15% तक जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम विधानसभा में उनकी जो राजनीति, वो जो उनकी जो संख्या है वो 4%, 6%, 10% के आसपास है। तो 10% से तो आप चुनाव नहीं कर सकते ना, ना कोई आप पे दौड़ लगा सकता। तो मजबूरी ये है, आपको जब आप राजद की राजनीति, जातिगत राजनीति देखते हैं और जब आप चिराग पासवान की राजनीति, जातिगत राजनीति देखते हैं तो वहां ये जरूर देखते कि दोनों की जो जातियां हैं उनकी संख्या क्या है। जो चिराग का जो जातिगत राजनीति है उनमें जो जाति शामिल है उनकी संख्या बहुत सीमित है, और उसमें उनमें बंटवारा ज्यादा है। उसमें पिछड़े के नाम पे राजनीति होती है, फिर दलित के नाम पे राजनीति, फिर महादलित के नाम पे राजनीति होती है। तो वो जो खंड खंड में बटा हुआ है ना, तो वो वोटर आपको
गुट कंसोलिडेट नहीं हो सकता। लेकिन यादव के साथ है कि अगर वो 15% है तो लालू या राजद या तेजस्वी ये कह सकते हैं कि हाँ भाई 10% हमारा है, 3% इधर उधर जा सकता है। लेकिन चिराग अभी उस स्थिति में नहीं है जब वो ये दावा कर सके कि हाँ ये सारा वोट हमें मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला जो खुद होगा वो एनडीए के अंदर ही ज्यादा बड़ा मुकाबला है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही नीरस राजनीति होती, ये बिल्कुल ही नीरस चुनाव होता। अब ये राजद और लोजपा और जेडीयू की लड़ाई ने इसको थोड़ा दिलचस्प बना दिया, आप ऐसा कहिए। और 10 तारीख के बाद ये और इतना मजा अभी वोट से पहले नहीं आएगा जितना वोट के बाद आने वाला है। 10 के बाद आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर जेडीयू की संख्या, जैसा कि देखिए अभी जो अभी ग्राउंड पे हैं, उनकी रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि जेडीयू थोड़ा ज्यादा नुकसान में है, बीजेपी अपने को कायम रखते हुए आगे बढ़ सकती है। अब जो बाकी बचेगी पार्टियां, उससे अब किस तरह से ये लोग सौदा करते हैं, इस पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। अगर राजद खूब बढ़िया से अपनी स्थिति, मतलब पुराने चुनाव से 10% खराब कर ले तब भी बचा ले ना, तो नीतीश सोच सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश के लिए भी मुश्किल होगी चुनाव के, मतलब रिजल्ट आने के बाद। और आप चिराग और इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, राजद की। तो मोटा मोटी यही है अभी वहां का स्ट्रक्चर। तो प्रियरंजन, आपने बिहार के जो चुनाव हैं उनमें शुरू से लेकर आखिर तक ये सारा हमारे दर्शकों को बताया, और काफी चित्र इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में जमीन पे स्थिति वहाँ क्या है। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अभी हम चुनाव में जितनी भर भी विकास क्रम अभी आगे आएगा उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र।